Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. तो चलिए अभी हम फिजिकल के देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें पार्ट बी का क्वेश्चन था ये, इसमें हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशो पूछ रखी थी। तो आपको बोल रखा था कि जो आपका मॉलिक्यूल बी है वो ट्वाइस एज हैवी एज मॉलिक्यूल ए है ना। सो सिंपली फॉर्मूला लगना था यहाँ पे, आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, h/2π m/kBt का स्क्वायर रूट। ओके, तो बस इसमें आपको ध्यान ये रखना था, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, मींस आपका जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/2 है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप कारण यहाँ पे आपके पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशो पूछी थी A to B की, वो आपके पास आएगा मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मास ऑफ A, इसका स्क्वायर रूट, है ना, इन्वर्स रिलेशनशिप कारण। अब ये ट्वाइस है तो ये ट्वाइस हो गया, तो मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम्स। सो मीन्स 2 टाइम मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ A, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रेशो आएगी √2:1, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, बेसिकली आपको इस वेरिएबल के बारे में पूछ रखा था कि ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आपका क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, पार्ट बी का था ये भी। तो यहाँ पे आपको पता है दैट जी आपका H-TS होता है, राइट। तो आपका TS किसके इक्वल आएगा, H-G के। सो S किसके इक्वल आ गया, H/T माइनस G/T के, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ΔS/ΔP एट कांस्टेंट T करना है। सो टेम्परेचर आपका बाहर आ गया और यहाँ पे अंदर आप करोगे। सो अंदर आपके पास आएगा यहाँ पे ΔH/ΔP, ठीक है, एट कांस्टेंट T माइनस ΔG/ΔP एट कांस्टेंट T। अब ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। ΔG/ΔP एट कांस्टेंट T आपका किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। तो यहाँ पे आपके पास इसको रीअरेंज करके बन जाएगा 1/T, और ये आपके पास आ गया, ये माइनस कारण माइनस भी आगे लिख दिया, प्लस ΔH/ΔP एट कांस्टेंट T, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई। सो ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, डेबाय-हक्केल लेंथ के बारे में पूछ रखा था। तो डेबाय-हक्केल लेंथ आप सबको पता ही है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1/K, और 1/K बेसिकली क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ I, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ I के। अब आपको मोलैलिटी दे रखी थी कोई, ठीक है। अब आपको तीनों के केस में पता आयनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक स्ट्रेंथ का आपके पास ऑर्डर होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, एंड देन आपके पास KCl, है ना। इसके केस में आयनिक स्ट्रेंथ आएगी मोलैलिटी के बराबर, इसके केस में आएगी 3m, इस केस में आएगी 6m, 6 टाइम्स। तो आयनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो डेबाय-हक्केल लेंथ का ऑर्डर उल्टा होगा। सो थर्ड क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको, मतलब ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा था, N, है ना। N बेसिकली आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और P का रिलेशनशिप। तो ग्राफ में पूछ रखा था कि कैसा ग्राफ बनेगा। सो N आपका किसके इक्वल होता है, N आपका इक्वल होता है 1/1 - P के, है ना, स्टेप ग्रोथ में। अब इसका ग्राफ आपको डायरेक्ट एटकिंस में भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका ग्राफ है। तो इसमें बेसिकली आप करोगे कैसे, देखो, अगर आपका एक्सटेंड 0 है तो तब आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1 आएगी, ओके। सो ये ग्राफ आपका 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका P बढ़ेगा तो 1/1 - P आपका डिक्रीज करेगा, और वो डिनोमिनेटर में है तो उससे आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज करेगा। इंक्रीज भी कैसे करेगा, बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो आपका करेक्ट ग्राफ था ये वाला ऑप्शंस में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ पूछ रखा था रिलेशनशिप। अब आप सबको पता है दैट K आपका AE माइनस ऑफ EA/RT है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना 1/T है। सो 1/T आपका x वेरिएबल है। सो मीन्स आपके पास अगर ये y है, ठीक है ना, सो y आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ पे माइनस ऑफ EA/R और यहाँ पे 1/T, ठीक है।
तो 1/t। सो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ x, बिकॉज आपका 1/t आपका x है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आप इसको माइनस ऑफ ax भी लिख सकते हो, है ना। तो x आपका ये है। तो अब आप सबको पता है कि ग्राफ कैसा होता है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है। सो मतलब 1/t के साथ आपके पास जो k का ग्राफ होगा रेट कांस्टेंट का, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। अब इसी में आपके पास ऑप्शंस में k का 1/t के साथ लीनियर डिक्रीज भी था, बट आपको पता है कि अर्हीनियस प्लॉट में आपके पास ln ऑफ k का 1/t के साथ लीनियर प्लॉट होता है, ठीक है ना। अगर हम k का प्लॉट देखें तो k का आपका ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। उसके बाद 6 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास बेसिकली माइसल्स के बारे में पूछ रखा था। तो आप सबको पता ही है कि माइसल्स आपके CMC से ऊपर बनते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन के। सिमिलरली अगर हम देखा जाए क्राफ्ट टेम्परेचर, तो उसके भी ऊपर बनते हैं, ठीक है ना। क्राफ्ट टेम्परेचर एज वेल एज CMC दोनों के ऊपर बनते हैं आपके माइसल्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था, ठीक है, कि दोनों के ऊपर बनेंगे। उसके बाद बहुत सिंपल था, FCC में आपको कोई मेटल है, FCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछे हुए थे। सो मेटल के केस में आपको पता है जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके, है ना, वो आपके पास पर यूनिट सेल कितने आएंगे, 4। सो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट विल बी 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके 4 के बराबर आएंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल था ये वाला। तो उसके बाद आपके पास क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx, आपको आइगन फंक्शन दे रखा है किसका, px का, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही था, इसमें आपको क्या करना है, आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन यूज करनी है। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx पे आपने मोमेंटम ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी माइनस ऑफ आयोटा h कट d/dx एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx, ठीक है। आंसर आपका k इंटू एच कट है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास आयोटा एच कट एज इट इज, और आपको पता है इसका आप करोगे डिफ्रेंसिएशन तो आपके पास अंदर वाली चीज का डिफरेंशियल दैट इज आयोटा इंटू के, और ये फंक्शन एज इट इज आयोटा kx। अब आप सबको पता है आयोटा इंटू आयोटा मीन्स के आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, ये -1 बाहर वाले -1 के साथ प्लस हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, k इंटू एच कट, जो आपकी आइगन वैल्यू इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx। तो ये आपकी आइगन वैल्यू है, ठीक है। सो ये आपकी आइगन वैल्यू है। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन था, बेसिकली NMR से था, है ना, बट फिजिकल में हम जैसे ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं ना, न्यू आपका किसके इक्वल है, γ/2π इंटू b, है ना, स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे 2π आना था, है ना, बिकॉज आपको रेडियंस में दे रखी है, तो ये बेसिकली इसके यूनिट्स रेडियंस ही होते हैं। सो ऊपर रेडियंस पर टेस्ला पर सेकेंड, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी इन पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड मतलब आपका आंसर आएगा हर्ट्स में। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने 10⁻⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका आंसर आए किसमें, मेगा हर्ट्स में। तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी थी। सो आपके पास प्रोटॉन की दे रखा है गामा, ठीक है। सो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, गामा की 26.752 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2π, पाए आपका 3.14, एंड देन b की वैल्यू आपकी कितनी है, 21.1 टेस्ला। तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इन हर्ट्स, राइट। उसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर एट द एंड आता था 898 इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना, बिकॉज मेगाहर्ट्ज में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका 900 मेगाहर्ट्ज है। तो ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एट दिस मच टेस्ला। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रॉम द ग्रुप थ्योरी था, ठीक है। सो ग्रुप थ्योरी में से अब ये वाला क्वेश्चन था, बेसिकली हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका D3H आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल है। उसमें हमने किया क्या, उसमें हमने एक बार में एक्शियल बॉन्ड्स इलोंगेट कर दिए और एक बार में हमने उसका एक इक्वेटोरियल बॉन्ड इलोंगेट कर दिया। तो हमने पॉइंट ग्रुप का चेंज देखना था। अब आपके पास अगर नॉर्मली मॉलिक्यूल है ना ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो आपके पास वहाँ पे पॉइंट ग्रुप D3H आता है, आप सबको पता है ना। यहाँ पे आपके पास E3 एक्सिस होता है जो इन तीन को इंटरचेंज करती है,
और आपके पास प्लेन के वाया C2 एक्सिस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके 3 C2 एक्सिस होंगे अलोंग दीज mx बॉन्ड्स, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे सिग्मा एच भी होगी। अब देखो, जब हमने एक्सियल बॉन्ड्स को इलोंगेट किया तो हमें पता है कि आपके पास जो C3 एक्सिस है, C3 एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, बिकॉज अभी भी ये तीनों इंटरचेंज हो सकते हैं वाया C3 एक्सिस। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आपने इन दोनों को इलोंगेट किया, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे बाय 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सिमिलरली आपके सिग्मा एच को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सिग्मा एच भी आपका है। सो मीन्स आपका पॉइंट ग्रुप अनचेंज रहेगा, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट ग्रुप भी आपके पास कितना आएगा, D3H। अगर हम इसकी बात करें जहां पे हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड को इलोंगेट किया है, आपका आंसर आएगा D3H एंड C2V। जहां पे आपने इक्वेटोरियल को किया है उसका पॉइंट ग्रुप आपका C2V आएगा। अब कैसे आएगा, सिंपल है। अब इसमें देखो, आपने C3 एक्सिस डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज अब ये लंबा है और ये दोनों छोटे हैं, तो वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते बाय 120 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो C3 आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास C2 बचा, केवल ये वाला इस बॉन्ड के लॉन्ग, उनके लॉन्ग भी आपने खत्म कर दिया बिकॉज आपने केवल एक को इलोंगेट किया है, ठीक है। सो आपके पास एक C2 है और उस C2 को कंटेनिंग अब आपके पास, बिकॉज अब C2 आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस C2 को कंटेनिंग आपके पास अब सिग्मा V है। और ऐसी आपके पास 2 सिग्मा V's हैं, एक ऐसी सिग्मा V होगी और एक ऐसी होगी, ठीक है। सो 2 सिग्मा V's हैं। सो आपके पास मतलब पॉइंट ग्रुप C2V हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा D3H एंड C2V। तो उसके बाद आपके पास पार्ट C वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपके पास जैसे GOT से क्वेश्चन था, तो अब यहाँ पे आपको देखो एक करेक्टर टेबल दे रखा था और उसके आपको सिमेट्री एलिमेंट्स दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन को पहले आपने देखना था कि आपकी जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं 2 वो आपकी क्या आएंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑर्डर डिटरमाइन करोगे। सो ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, 1 + 2 + 1 + 2 + 2। सो सबसे पहले आपका ऑर्डर कितना आएगा, 8, ठीक है। अब आपको पता है जो ऑर्डर वो किसके इक्वल होता है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो मतलब अंडर आइडेंटिटी जो आपके पास है कैरेक्टर्स, तो आपके पास यहाँ पे उससे ही आपकी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई कि आपके पास यहाँ पे τ1, τ2 एंड τ3 है ना। सो 1² + 1² + 1²। तो मतलब एक अगर आपकी 1 डायमेंशनल है तो दूसरी को 2 डायमेंशनल होना ही पड़ेगा, तभी उनका सम किसके इक्वल आएगा, 8 के, ठीक है। सो मतलब एक 1 डायमेंशनल होगी, एक 2 डायमेंशनल, तो उससे आपकी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई। अब उसमें आपने देखना है कि जो आपकी ये वाली है वो आप किस फॉर्म की होगी, है ना। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको देखने के लिए आप बहुत इजीली τ1 को τ5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर वो ऑर्थोगोनल बनती है जिस τ5 के लिए, तो आपके पास τ5 वो वाली आएगी। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप τ1 को τ5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैंने लिखी है उसके लिए आपके पास ऑर्थोगोनल बनेगी, ठीक है। तो कैसे, जैसे यहाँ पे 2 × 1 × 1, ठीक है। तो आपके पास आएगा 2 × 1 × 1 प्लस इसके लिए तो 0 ही आएगा बिकॉज ये 0 है, इन तीनों के लिए भी 0 आएगा, इन दोनों के लिए। सो आपके पास ये बची -2 × 1 × 1, ठीक है। सो -2 × 1 × 1। तो इसके लिए आप देख सकते हो आपके पास τ1 के ऑर्थोगोनल आई τ5। सो आप वो वाली τ5 चूज कर लोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आता था ये वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th वाला। इसमें आपके पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल दे रखी है, ठीक है। सो आपको क्या निकालनी है, आपको थर्ड ओवरटोन निकालनी है। तो बहुत इजी है, देखो अगर आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल आपकी किसकी इक्वल होती है, न्यू बार ई × 1 - 2 का ई, ठीक है। तो आपको न्यू बार नॉट और न्यू बार ई दे रखी है ना, तो वहां से आप क्या डिटरमाइन कर लोगे, वहां से आप डायरेक्टली इसको आप लिख लो न्यू बार ई -2 न्यू बार ई × का ई, ठीक है। तो वहां से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो न्यू बार ई × का ई को वैल्यू, ठीक है। सो न्यू बार ई × का ई की वैल्यू आपकी आती है अराउंड 3.4। तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद आपने थर्ड ओवरटोन डिटरमाइन करनी है। सो थर्ड ओवरटोन आपके क्या आएगी, देखो थर्ड ओवरटोन है, ठीक है ना। सो थर्ड ओवरटोन मतलब आपके पास यहाँ पे 0 to 1 वाली फंडामेंटल है, 0 to 2 वाली फर्स्ट ओवरटोन है, 0 to 3 वाली सेकंड ओवरटोन है, 0 to 4 वाली थर्ड ओवरटोन है।
सो मीन्स यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी, सो यहाँ पे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 न्यू बार ई इंटू 1 माइनस 5 का आई। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो इट इज इक्वल टू 4 न्यू बार ई माइनस 20 इंटू न्यू बार ई इंटू का आई। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपके पास वैल्यूज़ कितनी है, 4 इंटू 5 36.2 माइनस करेंगे 20 इंटू 3.4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2076.8। ठीक है, कितना आएगा 2076.8। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हो। 4 इंटू 5 36.2 से माइनस करेंगे 20 इंटू 3.4। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। सो नेक्स्ट में आपको क्या था, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स में से था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था, इसमें हमें डीजेनरेसी ढूंढनी थी। सो डीजेनरेसी आपकी 2 आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी। तो सबसे पहले देखो ये आपकी एनर्जी, आपको ये रिलेशनशिप दे रखा है, तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो आपकी किसके इक्वल आ गई, सो दैट विल बी इक्वल टू h² अपॉन 8m। यहाँ पे आपके पास आएगा 4 इंटू Ly² और यहाँ पे आपके पास आएगा nx² प्लस 4 इंटू ny²। ठीक है, डायरेक्टली आप वहाँ पे पुट करके वैल्यू देख सकते हो ना। तो जैसे आपके पास यहाँ पे आएगा nx² अपॉन lx² प्लस ny² अपॉन ly²। ठीक है ना, बाहर आपके पास होगा h अपॉन 8m, h² अपॉन 8m, राइट। तो ये आपकी एनर्जी है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली पुट करके आपके पास ये वाली चीज़ आएगी। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, आपको एनर्जी चाहिए कितनी, 10h² अपॉन 8 mL/y²। ठीक है, सो मीन्स आपके पास जो ऊपर वाला सम है वो किसके इक्वल होगा, 40 के। तभी 40 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है, सो मतलब ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया कि आपके पास ये जो सम है nx² प्लस 4ny² ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए, 40 के। तो ये किस कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास 40 आएगा, उसके लिए आपको ny की वैल्यू एक एक करके बढ़ानी है। ठीक है, अब आपको पता है 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे, है ना, पार्टिकल इन अ बॉक्स में। तो आपके पास अगर ny 1 है तो आपके पास कितना आएगा, 1 4। तो 4 में हम कितना ऐड करेंगे, 36। तो 36 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास nx की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और एक आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा जब आपका ny 3 है, उसके लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 4 36, तो उसमें 4 ऐड करोगे। सो 4 के लिए आपके पास nx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। सो आपके पास ये 2 ही बनेंगे। ठीक है, वेव फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी। सो आपकी डीजेनरेसी आएगी 2। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रो से है ये। तो आपका बेसिकली आप ऐसे लैटिमर डायग्राम बना सकते हो इसकी। ठीक है, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके पास पोटेंशियल ये है और यहाँ से यहाँ तक का प्लस 1.36 है। वैल्यू आपको नेगेटिव दे रखी थी, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, तो आपको ये वाली वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, आपका आंसर ये आएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, N3 इंटू E3 इट इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2। अब इसमें आप देख सकते हो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है। सो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली यहाँ से यहाँ जाना है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस वाले का पोटेंशियल है विच इज़ 0.94। आपको ये वाला पोटेंशियल डिटरमाइन करना है से E1। ठीक है, सो आपके पास कितना आ गया, यहाँ से यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे भी 1। सो 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 1.36। ओके, तो आपके पास कितना आएगा। वैसे भी देखो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही आएगा ना, बिकॉज क्लोरीन की टेंडेंसी रहेगी क्लोराइड में रिड्यूस होने की, हैलोजेंस की रहती है। सो आपको थोड़ी कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ करनी थी। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0.52 वोल्ट्स के। ठीक है, डायरेक्ट। सो आपका आंसर ये है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिंडमैन मैकेनिज्म से था। ओके, सो हमें क्या दे रखा था, अंडर हाई प्रेशर लिमिट। सो आप सबको पता है कि अंडर हाई प्रेशर लिमिट आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, सच दैट आपके पास जो रेट है वो किसके इक्वल आएगा, K इफेक्टिव इनटू जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1
और आपका के इफेक्टिव किसके इक्वल होता है मैकेनिज्म में, K1 इंटू K2 अपॉन K इनवर्स। ठीक है, सो इसमें ध्यान से आपको करना था, आपको दो रेशियोज दे रखी थी। दो रेशियोज कौन सी, K1 अपॉन K इनवर्स वो आपकी 10 है और K2 अपॉन K इनवर्स आपकी 15 है ना। K इनवर्स आपका डीएक्टिवेशन स्टेप हो गया, K2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन और K1 एक्टिवेशन स्टेप। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। तो सिंपली यहाँ पे आपको K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी दे रखी थी, K इफेक्टिव की आपको वैल्यू दे रखी थी 150। ओके, सो 150, तो मतलब 150 आपका किसके इक्वल आएगा, K1 अपॉन K इनवर्स इंटू K2 के। तो यहां से आप K2 की वैल्यू ढूंढ लो, बिकॉज आपको K1 अपॉन K इनवर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, सो 10 इंटू K2 इट इज इक्वल टू 150। तो यहां से आपके पास K2 किसके इक्वल आ गया 15 के। ठीक है, अब देखो आपको ये वाली रेशियो भी दे रखी है K2 अपॉन K इनवर्स कितना 15, आपको यहाँ पे K इनवर्स की वैल्यू पूछ रखी थी, तो वो आपकी आएगी 1। कैसे, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लो, सो आपके पास कितना आएगा K2 जो आपका कितना है 15 है, सो 15 अपॉन K इनवर्स आपका किसके इक्वल है 15 के। सो आपका यहाँ से K इनवर्स किसके इक्वल आ गया 1 के। तो बस आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और बस आपको डायरेक्टली निकाल लोगे। सो K इनवर्स आपका 1 आ गया, K इनवर्स ही पूछ रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे हम C13 की बात कर रहे थे, तो C13 में आपको बेसिकली दो एब्जॉर्प्शंस दे रखी थी 896 एंड 960 हर्ट्ज पे, राइट। आपको क्या पता करना था कि दोनों में पीपीएम का फर्क कितना है, बिकॉज ऑप्शंस में आपके पास अलग अलग पीपीएम के डिफरेंसेस थे। तो ये वाली जो आपकी ऑप्शन थी 28 एंड 30, यहाँ पे आपके पास पीपीएम का डिफरेंस कितना था 2 पीपीएम का। ठीक है ना, सो अब यहाँ पे आप कैसे ढूंढ सकते हो, सिंपली आपका जो डेल्टा न्यू है एब्जॉर्प्शंस की फ्रीक्वेंसी का फर्क डिवाइडेड बाय जो आपकी स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी है। स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, ये आपका हर्ट्ज में, ये आपका मेगाहर्ट्ज में। ओके, तो स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं फॉर C13, सो वही फॉर्मूला लगाओगे। सो न्यू स्पेक्ट्रोमीटर आपका किसके इक्वल आएगा गामा पॉइंट 2 पाई इंटू बी के। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे, बी की 3, ये इतनी 6.72 इंटू 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपके पास आएगा 32 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो अब आप ये फॉर्मूला लगा लो, आपके पास डिफरेंस कितना है 68 हर्ट्ज का डिफरेंस है। ओके, 64, तो आपके पास 64 हर्ट्ज का डिफरेंस है, 32 मेगाहर्ट्ज का आपका स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी है, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 2 ppm। सो 2 ppm का आपका डिफरेंस है। और उसमें आप देख सकते हो अगर मैं इंडिविजुअल निकालना चाहता हूँ, सो इंडिविजुअल मेरे पास इस कितनी आएगी 896, इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय 32, बिकॉज इंडिविजुअल अगर हमने निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास इंडिविजुअल जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है डिवाइडेड बाय द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी, है ना, नीचे मेगाहर्ट्ज में ऊपर हर्ट्ज में, तो यहाँ से पीपीएम में आएगा। तो यहाँ से आप निकाल के देख सकते हो आपकी पीपीएम में वैल्यू कितनी आएगी 28। ठीक है, और दूसरे की निकाल लेना 30, सो दोनों का डिफरेंस आ गया 2 का। सो ये हो गया इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली एक कंबाइंड क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक के साथ, राइट। तो यहाँ पे आपको बैंड्स दे रखे थे, रमन बैंड्स। ओके, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज़ करना था। सो फॉर्मूला आपके पास क्या है, जो आपके पास न्यू बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √k/μ के, है ना। तो यहाँ पे आपको न्यू O18 की निकालनी है, जहाँ पे आपने दोनों एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद द हेवियर आइसोटोप। तो ये किसके इक्वल आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ O फॉर द 16 उल्टा डिवाइडेड बाय म्यू O फॉर द 18। ओके, अब आपको पता है कि जब आपके पास एक ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास दोनों मासेस सेम है, सो जो रिड्यूस मास है वो उसका आधा हो जाता है। सो मीन्स यहाँ पे रिड्यूस मास हो जाएगा 8, इसका आधा नीचे हो जाएगा 9, तो इतना आएगा। सो मीन्स आपके पास अगर आपको O18 की निकालनी है तो वो आपके पास कितनी आएगी, O16 की आपको दे रखी है 744, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बाय √8/9, तो इसको सॉल्व करोगे तो 702 आएगा। अब यहाँ तक तो आपका फिजिकल वाला हो गया पार्ट। उसके बाद इसके भी 2 ऑप्शंस दे रखे थे आपको, तो यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आपको दे रखा था हीमोसाइनिन, तो वहाँ पे आपके पास जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड होता है लिगेंड, ठीक है ना। सो यहाँ से आपके पास
चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहाँ से होती है? पेरोक्साइड लिगेंड मींस के O2 नेगेटिव से कॉपर 2। ओके, तो ये वाली ऑप्शन और 702 ये वाली ऑप्शन आपका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपको परसेंटेज एरर निकालना था, पार्ट सी का क्वेश्चन था देख, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में आपको परसेंटेज एरर निकालना था। तो देखो आपको पता है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके किसकी इक्वल है? हाफ mv² के। तो अगर आप इसकी परसेंटेज एरर की बात करते हो सो वो आपके किसके इक्वल आएगी? जो चेंज है डिवाइडेड बाय दिस, ओके, इनटू 100 नहीं कर रहा बिकॉज वो कॉमन आएगा। सो यहाँ पे आपके पास देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो मींस दोनों का परसेंटेज एरर ऐड होगा और इसके स्क्वायर के कारण बाहर 2 आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जब भी हम निकालते हैं तो इस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? मास का परसेंटेज एरर है 3, वेलोसिटी का कितना है 4, तो 4 × 2 8 करोगे, 8 + 3 आपके पास 11 आएगा, ठीक है। 11 यहाँ पे 8 नहीं आंसर 11, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 11। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से था क्वेश्चन, ओके। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दे रखा था फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, M1 और M2 के लिए, है ना। तो वहाँ पे आपको ये आपको पता है ये आपकी P ब्रांच हो गई, ये आपके पास R ब्रांच होगी, तो उनका इन बिटवीन अगर आप देखोगे डिफरेंस तो वो डिफरेंस किसके इक्वल आता है? डिफरेंस आपका आता है 2b के बराबर, ठीक है। सो डिफरेंस आपका 2b है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 24 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपका 36 है ये, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 32 का था। सो वहां से आपने b की वैल्यू ढूंढ ली, ठीक है ना, बिकॉज आपको पता है कंसेक्यूटिव में 2b का डिफरेंस है। सो b फॉर द मेटल मतलब फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल 1 M1 से रिप्रेजेंटेड था तो वो 12 आ गया। सिमिलरली b फॉर द 2 आपके पास कितना आ गया? 16, ओके। तो उसके बाद आपको पता ही है रिलेशनशिप दैट b आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है μr² के। आपको निकालनी है रेशियो ऑफ द बॉन्ड लेंथ, और वो भी ध्यान से आपको रेशियो निकालनी थी R1/R2 की, ठीक है। तो ये आपके पास आती थी 2/3। कैसे आती थी? सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। सो आपके पास आएगा यहाँ पे B1, अगर मैं B2/B1 करूँ तो आपके पास कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू μ1/μ2, और यहाँ पे आएगा R1/R2 इस पूरी चीज़ का होल स्क्वायर, और आपको यही वैल्यूएट करना था। फिजिकल में देखो ऐसा ही था, बेसिकली सिली मिस्टेक्स इसी चीज़ में हो सकती हैं कि आपने सही से रीड नहीं किया, रेशियो किसकी कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे आपके पास B2/B1 कितना है? 16/12। अब μ1/μ2 कितना था आपके पास? 3 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया R1/R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इवेल्युएट कर सकते हो, आपके पास R1/R2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? √16/36 मतलब 4/6 मतलब 2/3। सो इसका 2/3 था आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास एंट्रोपी चेंज आपको निकालना था। सो एंट्रोपी चेंज सिंपली आपको पता है डेल्टा एस आपका किसके इक्वल होता है? NF इंटू ΔE/ΔT, ओके, एट कांस्टेंट P। तो यहाँ पे आपको इसका सिंपली डेरिवेटिव करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं था, वैल्यूज पुट करनी थी, आपका आंसर ये आएगा। सो डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा? आप N बेसिकली आपका 1 था जो आपको रिएक्शन दे रखा था ना, सिल्वर ब्रोमाइड की रिडक्शन दे रखी थी, ओके। ये रिडक्शन हाफ सेल इस तरह दे रखा था। N आपका 1 है। उसके बाद यहाँ पे इसको आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा? सिंपली -4.99 इंटू 10⁻⁻⁴, इस चीज़ का डेरिवेटिव 1 हो गया। -3.45 इंटू 10⁻⁻6, उसका डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू T-298 इंटू अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव विच इज़ 1, ओके। तो बस आपको टेम्परेचर दिया हुआ था 398 केल्विन। सो 398 केल्विन पे यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आप कर सकते हो सॉल्व, है ना। यहाँ पे आपके पास NF है, यहाँ पे -4.99 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे -3.45 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ हो गया, बिकॉज इसको करोगे तो 100 आएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करना था, आपके पास जो ऑप्शंस थी
ऑप्शंस में देखो आपके पास नेगेटिव आएगा एंट्रोपी चेंज, तो उससे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो रही थी। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इतना, इन जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास क्या था, आपको दो रिएक्शंस दे रखे थे सच दैट जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन 1, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर है बाय 5 किलो कैलोरीज। ओके, तो मतलब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जीज का डिफरेंस कितना है, 5 किलो कैलोरीज के बराबर। और आपको K1/K2 की रेशो पूछी हुई थी, तो वो कितनी आएगी, 4650। तो वो आप डायरेक्टली ढूंढ ही सकते हो, है ना। K1/K2 करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, A एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ EA1 बाय RT, A एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ EA2 बाय RT। A आपका कैंसिल हो गया, और इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ EA2 माइनस ऑफ EA1 डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी थी। तो यहाँ पे आपके पास 5 किलो कैलोरीज है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैलोरीज में आ जाएगा, और उसके बाद आप R की वैल्यू से डिवाइड करो। R की जो वैल्यू दे रखी थी, आई थिंक 1.987 दे रखी थी इन कैलोरीज इंटू 298 केल्विन। ओके, अब वहां पे आई थिंक वैल्यू आपको किलो कैलोरीज में दे रखी थी, है ना। सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर वाले को किलो कैलोरीज में रहने देते, नीचे को किलो कैलोरीज में पुट कर देते, आपका आंसर ऐसा ही आता है। सो आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ 8.441, कैलकुलेट करते वाया कैलकुलेटर तो 4650। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी। सो इसमें सिंपल था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि BF3 के केस में आपका D3H है पॉइंट ग्रुप, है ना, जहाँ पे आपके पास C3 और सिग्मा H दोनों इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हैं। तो जब ये चीज़ हो तो आपके पास S3 प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जब आपके पास एक CN एक्सिस और सिग्मा H हो तो आपके पास SN एक्सिस प्रेजेंट होता है। अब अगर C2H6 स्टैगर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ग्रुप क्या था, पॉइंट ग्रुप आपके पास है D3D। तो जब आपके पास D3D हो, आपको पता है वाया ट्रिक, तो यहाँ पे आपके पास C3 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग S2N, तो S6 एक्सिस प्रेजेंट होगा जो कोलिनियर होगा विद द C3। तो इसमें आपका S6 एक्सिस प्रेजेंट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बेंजीन में बात करें, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बेंजीन में भी आपके पास पॉइंट ग्रुप क्या है, D6H। तो आप बोलते हो कि 6 सिग्मा प्लेन्स हैं, बट उन 6 सिग्मा प्लेन्स को 2 डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाता है, सच दैट आपके पास यहाँ पे 3 सिग्मा वीज हैं और 3 आपके पास सिग्मा डी हैं। तो 3 सिग्मा वी प्लेन्स आएंगी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे ऑप्शन से भी हो रहा था। और वाटर, एक ऑप्शन थी कि वाटर में आपके पास सिग्मा एच होगा, तो वो गलत है। C2V है तो सिग्मा वी होगा, तो वो गलत स्टेटमेंट थी। ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट आएंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 23rd। इसमें फील्ड बैंड के बारे में पूछ रखा था। तो फील्ड बैंड आपको पता ही है कि आपके पास एक वैलेंस बैंड होता है और एक आपके पास कंडक्शन बैंड होता है। सो वैलेंस बैंड तो हर किसी में फील्ड ही होता है ना, एनर्जी में। ये आपका वैलेंस बैंड तो फील्ड ही होता है, कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होता है। सो यहाँ पे आंसर आना था आपका वैलेंस बैंड। ऑप्शन अजीबो गरीब दे रखी थी, फ्रैंकल, एक्साइटॉन वगैरह करके, बट कॉन्सेप्ट सिंपल ही था। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 24th क्वेश्चन। अब इसमें क्या था, अगेन मैथमेटिकल क्वेश्चन, बट आपको कैलकुलेटर प्रोवाइडेड था। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पॉपुलेशंस की रेशो दे रखी थी, है ना। एक्सेस पॉपुलेशन है जो आपका N1/N0, N1/N0, एक में आपका 0.5 है, एक में आपका 0.25 है। जब आपका टेम्परेचर 300 केल्विन है तो 0.25 है, टेम्परेचर 600 केल्विन है तो 0.5 है। तो सिंपली आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना था। तो आपको पता है जो आपका N1/N0 है वो आपका किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा E/KT। तो जब आप 2 की रेशो लोगे, सो 2 की रेशो जब आप लोगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा N1/N0 अपॉन N1/N0। ठीक है, तो यहाँ पे ये से T2 टेम्परेचर पे, ये आपका T1 टेम्परेचर पे, तो ये आपका किसके इक्वल बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा E/KT2, और नीचे आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा E/KT1। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना था। अब मैं अगर T2 टेम्परेचर को 600 केल्विन मान लूँ,
ठीक है। T2 टेम्परेचर मेरा 600 केल्विन है और T1 टेम्परेचर मेरा 300 केल्विन है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, इतने पे है रेशो 0.5, नीचे है आपके पास 0.25, तो यहाँ पे आपके पास एक कट होके रेशो आपके पास डबल आ गई ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा ई बाई के, यहाँ पे आपके पास 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आपको बेसिकली डेल्टा ई निकालनी थी। तो डेल्टा ई कैसे निकालोगे, सिंपल है, यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे टेम्परेचर्स की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 300, उल्टी पुट करोगे तो, और यहाँ पे 300 इंटू 600, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता है एट द एंड ln ऑफ 2। ठीक है, ln ले लिया दोनों साइड्स, मल्टीप्लाई करेंगे k से और मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो वहां से आपके पास एनर्जी गैप आएगा। k की वैल्यू आपको दे रखी थी 1.38 पुट करोगे, ठीक है, और ये आपका 0.693 है इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और यहाँ पे इंटू 600 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 5.74 इंटू 10⁻⁻21 जूल में। ठीक है, तो आपको इन द यूनिट्स ऑफ दिस पूछा था तो आंसर आपका ये होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th में। अब इसमें आपके नॉर्मली आपको बेसिकली डी का वेव फंक्शन दे रखा था, है ना। अब उसमें आपको पता है आपको लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ढूंढना है, सो जब आपके पास m की वैल्यू ±2 हो, है ना, तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो। सो लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो आपके पास dxy ऑर्बिटल आएगा एक केस में, और दूसरे केस में आपके पास क्या आएगा, dx² - y²। तो आप सिंपली कर सकते हो dxy के केस में आपके पास क्या आएगा, xy को अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करें सो ये आएगा आपका sin थीटा cos फाई, और वो आएगा आपका sin थीटा sin फाई, है ना, x और y पोलर में। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा sin² थीटा cos फाई इंटू sin फाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, sin फाई। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, sin फाई sin 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका हो जाता है sin² थीटा इंटू sin 2 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज हो जाती है। और आपको पता है कि आपके पास जब एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 हो तो उसको आप लिख सकते हो एज कोसाइन ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2। सिमिलरली आपके पास जब माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस में लिख सकते हो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो आपके पास ये वाला बन जाएगा कॉम्बिनेशन, है ना। बाकी ऑप्शंस में से फॉर एग्जांपल आपके पास dz² था तो वो तो आपका m वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0, बिकॉज उसमें फाई आपका अपेयर ही नहीं होता dz² में, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शंस में आपके पास क्या था, dxz था, आई थिंक dyz था, तो वो वाले भी आपके ऑप्शंस नहीं बनेंगे, वो ए वाले लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें आपको ये चाहिए ना sin² थीटा sin 2 तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन इसका करोगे तो ये वाला ऑर्बिटल आएगा, दूसरा आएगा dx² - y²। तो इसी के साथ हम ये वाली डिस्कशन ओवर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बेनिफिट मिला होगा। सो हैप्पी लर्निंग।